इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई शहरों पर जोरदार हमला किया है। जवाब में ईरान ने भी 400 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर झोंक दिया है। कतर, बहरीन और यूएई में अमेरिका की जो भी मिलिट्री बेस है उन सब पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहरों के भीतर किस तरीके की अफरा तफरी दुनिया के कुछ सनकी नेताओं ने मचा रखा है। इस युद्ध के बारे में ट्रंप ने क्या कहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने क्या ऐलान किया है, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। उन तमाम तस्वीरों को भी देखेंगे जो मानवता के दुश्मन है। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये बन गई है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर से अंधेरे में रख के टोपी पहना दिया, या फिर किसी फाइल के दबाव में हुजूर ने एक बार फिर से अमेरिका इजराइल के सामने कथित रूप से सरेंडर कर दिया। ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री इजराइल से लौटे और 2 दिन बाद ही अमेरिका इजराइल मिलकर भारत के एक पुराने दोस्त पर हमला कर रहे हैं। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी आपस में भिड़े हुए हैं, बमबारी चल रही है। सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान पर इजराइल द्वारा हमला शुरू करने के बाद अमेरिका ने भी ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि हमारा उद्देश्य ईरानी शासन से पैदा होने वाले खतरों को समाप्त करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है। ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। यानी आप दादागिरी को देखिए, अमेरिका पूरी दुनिया तक पहुंचने वाली मिसाइल बनाए तो अच्छा है, कोई और उस तक पहुंचने की मिसाइल बना ले तो यह बुरा हो जाता है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने हमले को यानी इस ऑपरेशन को लायंस रोर यानी शेर की दहाड़ नाम दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह हमला सिर्फ इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन की तरह किया है। यानी एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका बार बार बातचीत के बहाने तैयारियों के लिए समय तलाशता है। हालांकि ट्रंप ने लगातार ईरान पर हमले की धमकियां भी दिया और हर युद्ध को अमेरिका की सुरक्षा से जोड़ दिया जाता है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए, रिहायशी इलाकों में भी इजराइल तथा अमेरिका बमबारी कर रहे हैं। खबरों के अनुसार ईरान ने बताया कि कतर में अमेरिका के वायुसेना अड्डे, कुवैत में भी वायुसेना ठिकाने और यूएई में भी अमेरिकी ठिकानों तथा बहरीन में भी अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय सहित कई अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया है ईरान द्वारा। यानी ईरान ने जो पहले ही कहा था कि हमारे आसपास जो भी अमेरिकी ठिकाने हैं, अगर हमसे लड़ोगे तो हम तुम्हारे ठिकानों को निशाना बनाएंगे, वो काम ईरान ने शुरू कर दिया। आप देखिए कि कुछ महीने पहले इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने शांति कराने के नाम पर ईरान में बम गिराया, किसी तरह से माहौल शांत हो रहा था। फिर ईरान में राजनीतिक उथल पुथल पैदा की गई, वहां जनता के बीच अनरेस्ट हुआ और इन सब के बीच कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ये सब कुछ प्लान कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि हम यानी इजराइल और अमेरिका ईरान के आतंकवादी शासन से पैदा होने वाले खतरे को मिटाने के अभियान पर निकले हैं। यानी नेतन्याहू की नजर में ईरान की जो सरकार है वो आतंकवादी सरकार है। नेतन्याहू ने ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि 47 साल से ईरान में आयतुल्लाह का शासन इजराइल और अमेरिका की मौत का आह्वान कर रहा है। उसने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकियों की हत्या की है और अपने ही लोगों का दमन किया है। इजराइल और अमेरिका की बातें सुनकर आपको नफरती नेताओं की वो बातें याद आ रही होंगी जब वो कहते हैं कि 80 को 20 से खतरा है। कुछ वैसा ही खतरा इजराइल और अमेरिका को ईरान से नजर आता है। दोनों ही देश ईरान पर अपने हमले को सही बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और मानवता की दुहाई दे रहे हैं। मगर सवाल यह है कि निर्दोष नागरिकों पर बम गिराकर कौन सी मानवता सुरक्षित की जा सकती है। रिहायशी इलाकों में कथित रूप से बमबारी हो रही है तो ये किसी भी रूप में मानवतावादी तो नहीं हो सकती। उधर जवाब में ईरान ने भी कहा है कि उसने इजराइल के खिलाफ जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार शुरू कर दिया है। आगे की कोई भी चर्चा करने से पहले हम जरा भारत का मामला देख लें। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर गए थे, वहां पर इन्हें सम्मान दिया गया। इन्होंने इजराइल की खूब तारीफ की, इजराइल ने भारत की खूब तारीफ की। इसी भेंट मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा भी छेड़ दिया, कहने लगे कि इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। इस फार्मूले का अर्थ क्या होता है, फादर मदर बताने से क्या मतलब निकलता है, ये विश्वगुरु ही बता सकते हैं। मगर सवाल यह है कि एक फोन पर रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले इजराइल में जाकर अपने बेहद पुराने मित्र ईरान और नए नवेले मित्र इजराइल के बीच शांति की बात क्यों नहीं करवा पाए। और फिर सवाल यह भी है कि जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो क्या इजराइल ने इनसे भी चर्चा किया, बताया कि वो ईरान पर हमला करने वाला है, वो भी अगले 2 दिन में। सवाल है कि क्या इजराइल ने सोच समझकर नरेंद्र मोदी को यानी भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे टाइम पर बुलाया जब इन हमलों का खतरा था। सवाल यह है कि एक युद्ध से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल द्वारा बुलाना और भारत का वहां जाना, जाकर भी इतना जोरदार समर्थन इजराइल को देना क्या सवाल पैदा नहीं करता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा है कि इजराइल यात्रा का जश्न मनाने के 2 दिन बाद ही अमेरिका इजराइल ने मिलकर संयुक्त हमला कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों द्वारा किए गए सैन्य निर्माण में भारी वृद्धि को देखते हुए इसकी पूरी उम्मीद थी, यानी आशंका थी कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से खूब सारे हथियार बना रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि ये लोग हमला कर सकते हैं, एक दूसरे से लड़ सकते हैं। इसके बाद
तभी मोदी जी ने इजराइल जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने नैतिक रूप से घोर कायरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने घोषणा किया कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और ये बोलने पर उन्हें पुरस्कार मिला। ये इजरायली यात्रा पूरी तरह से शर्मनाक थी और मोदी के दो अच्छे दोस्तों द्वारा शुरू किए गए युद्ध के आलोक में तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाती है। पवन खेड़ा लिखते हैं कि मोदी के मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोल दिया है। यह घटना मोदी के लौटने के ठीक 2 दिन बाद हुई है। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी इस युद्ध का समर्थन करते हैं। उधर ईरान में भारत की एम्बेसी की तरफ से भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। कहा गया है कि गैर जरूरी आवागमन को रोक दीजिए, यानी फालतू में बाहर ना निकले, घरों के अंदर रहिए, ज्यादातर अपने आप को अपडेट रखिए खबरों से और अगले गाइडेंस के लिए भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। ये सारे नंबर भी जारी किए गए हैं, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। उधर ब्रिटेन का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। यूक्रेन भी अमेरिका इजराइल के पक्ष में है और उसने कहा है कि ईरान में मौजूदा तनाव देश के अधिकारियों की गलती है, यानी जो यूक्रेन खुद ही सालों से युद्धरत है वो भी युद्ध का समर्थन कर रहा है। उत्तरी इजराइल से लेकर तेहरान तक बम विस्फोट की आवाजें गूंज रही हैं। ईरान के ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट बंद हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार और इरादा रखते हैं, लेकिन हम अपनी रक्षा तो करेंगे ही। इसी बीच खबर आई कि ईरान में इजरायली हमले में 5 लोग मारे गए। एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय, यानी जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसको इजराइल ने निशाना बनाया। उधर इराक के विदेश मंत्री ने भी बताया है कि ईरान ने फोन करके बताया कि उनके देश में जो अमेरिकी ठिकाना है उस पर ईरान हमला करेगा, मगर यह हमला सिर्फ अमेरिकी ठिकाने पर है, इराक पर नहीं। वैसे कई ऐसे देश भी हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और उन पर ईरान ने हमला किया है, तो वो देश नाराज हो गए, वो भी ईरान पर हमला करने की बात कहने लगे। ईरान की राजधानी तेहरान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें शहर के बाहरी हाईवे पर जाम लग गया है, जिससे पता चलता है कि लोग राजधानी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए लंबी तैयारी के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हुए, धमकाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि दुश्मन सोचता है कि ईरान जैसा निर्दोष राष्ट्र इन कायरतापूर्ण कार्रवाइयों से और उनके घृणित मांगों के आगे झुक जाएगा, लेकिन ईरान के सशस्त्र बलों ने इनकी क्रूर कार्रवाइयों पर करारा जवाब दिया है। ईरान ने तेहरान और कुछ अन्य शहरों पर हमले को देखते हुए अपने नागरिकों से कहा है कि देश के अन्य क्षेत्रों में चले जाइए, खुद को सुरक्षित करिए। स्कूल विश्वविद्यालय बंद रहेंगे लेकिन बैंकिंग सेवाएं खुली रहेंगी। ईरान ने यह भी कहा है कि सरकारी मंत्रालय 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि उसने ईरान पर हुए हमलों में भाग नहीं लिया है, यानी ब्रिटेन ने अमेरिका इजराइल का समर्थन किया है लेकिन हमले में भाग नहीं लिया है, क्योंकि वो क्षेत्रीय संघर्ष को अधिक बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलानिया कह दिया है कि अमेरिका ने ईरान की सेना को कुचलने और उसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने और सरकार में बदलाव लाने के इरादे से ईरान के खिलाफ एक विशाल और निरंतर चलने वाला सैन्य अभियान शुरू किया है। यानी अमेरिका का इरादा इस युद्ध को लंबा खींचने का है। ट्रंप ने बार बार ईरान को और ईरान के शासन को अपने लिए खतरा बताया है, यानी अमेरिकी लोगों के लिए खतरा बताया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान का शासन बहुत क्रूर और भयानक लोगों का है। ईरान की गतिविधियां हमारे लिए और हमारे सहयोगियों के लिए खतरनाक है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान की जनता को भी संबोधित किया और कहा कि कई वर्षों से आप अमेरिका से मदद मांग रहे हैं लेकिन आपको कभी मदद मिली नहीं। कोई भी राष्ट्रपति वो करने को तैयार नहीं था जो आज रात मैं करने को तैयार हूं। अब आपके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो आपको वही दे रहा है जो आप चाहते हैं। अब देखते हैं कि आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अमेरिका अपनी अपार शक्ति और विनाशकारी फोर्स के साथ आपका समर्थन कर रहा है। यानी कुल मिलाकर ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को सैन्य बल से भी हराया जाए, यानी सैनिक लड़ाई भी हो उसके साथ, और ईरान की जनता को भी ईरान की सत्ता के खिलाफ खड़ा किया जाए, क्योंकि जनता जब तक खड़ी नहीं होगी सत्ता परिवर्तन मुश्किल होगा। बाकी ईरान के पास तेल बहुत है, ये तो आप जानते ही हैं, और जहां है तेल वहां होगा अमेरिका का तेल वाला खेल। ट्रंप का कहना है कि 1 साल के भीतर ईरान पर अमेरिका का ये दूसरा हमला है। इसके पहले हमने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर बमबारी किया था। जब ये वीडियो शूट हो रही थी तभी तेल अवीव में भी बड़े बड़े धमाकों की खबरें आ रही थी। तो कुल मिलाकर इस वक्त पूरी दुनिया में एपस्टीन फाइलों पर चर्चा हो रही थी, सवाल उठ रहे थे। भारत को छोड़कर अन्य जगहों पर लोग अपने पदों से इस्तीफा दे रहे थे। उसी बीच अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। और इसी बीच खबर यह भी आई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और ईरानी राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास भी फेल हो गया। यानी अमेरिका और इजराइल मिलकर खामेनेई को मार देना चाहते थे, हत्या करना चाहते थे, वो प्रयास फेल हो गया। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम गौरवशाली और सभ्यता निर्माण करने वाले देश हैं। एक बार फिर से अमेरिका और ज़ायोनिस्ट शासन ने हमला किया है। क्षेत्रीय अखंडता और हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए रमजान के पवित्र महीने में हमारे देश के कई शहरों में गैर सैन्य स्थानों को निशाना बनाया गया है, यानी जहां आम जनमानस रहता है उन्हें निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल का ये हमला ऐसा अपराध है जिसके लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। इजराइल बार बार अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। गजा में उसने भयंकर नरसंहार किया है, एक बार फिर से अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में है और उसका सहयोगी बन के काम कर रहा है, लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अपने लोगों की रक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी आक्रामकता का दृढ़तापूर्वक जवाब देंगे। ईरान बार बार दोहरा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने जो किया है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अब हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम निर्णायक जवाब दें। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं जो इजराइल, ईरान तथा अन्य देशों पर हमलों को दर्शाती हैं। लोग बड़े बड़े शहरों से बाहर निकलकर दूर भाग जाना चाहते हैं ताकि जिंदगी बची रहे। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे और ईरान पर हमले पर बयान जारी किया है। कहा है कि भारत की विदेश नीति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा, कूटनिरपेक्षता और संविधान के अनुच्छेद 51 में यकीन रखने वाली रही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान होना चाहिए। भारत ने पहले भी दुनिया में शांति के लिए काम किया है, बराबरी और सम्मान के लिए काम किया है। कांग्रेस का कहना है कि पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता ही भारत के हित में है। मौजूदा हालात में जब पश्चिम एशिया में तनाव और टकराव बढ़ा हुआ है, इस वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा सैन्य कार्यवाही की राजनीतिक समर्थन जैसा संदेश दे सकता है। यानी जब तनाव चल रहा था, इस बीच इजराइल जाना और हुजूर ने जो वहां जाकर किया, जो किया वो सब करना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप ईरान पर इजराइल के हमलों का समर्थन तो नहीं कर रहे। इस तरह किसी का पक्ष लेना या पक्ष लेने जैसा संदेश देना भारत की संतुलित विदेश नीति को नुकसान पहुंचा सकता है और आगे चलकर हमें रणनीति के तौर पर नुकसान भी हो सकता है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि भारत के हित सिर्फ इजराइल से ही नहीं है, बल्कि ईरान, फिलिस्तीन और पूरे पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई है। चाहे बात सभ्यता की हो, आर्थिक मामलों की हो, ऊर्जा की हो या फिर प्रवासी भारतीयों के नजरिए से। अब कांग्रेस को कौन समझाए कि देश का हित और देश के लोगों का हित भले ही ईरान, फिलिस्तीन और पूरे पश्चिम एशिया से जुड़ा हो, लेकिन शायद हुजूर का हित केवल और केवल इजराइल से जुड़ा है। पता नहीं मामला पेगासस का है या फिर किसी एपस्टीन फाइल का है। कांग्रेस का कहना है कि अगर भारत दूसरे देशों की संप्रभुता पर कार्रवाई का समर्थन करता दिखेगा तो इससे पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत की नैतिक और कानूनी दलीलें कमजोर पड़ती हैं। विदेश नीति को घरेलू चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव से पहले किसी एक सरकार के साथ ज्यादा नजदीकी का संदेश गलत संकेत देता है। जैसे 2019 में हाउडी मोदी करके इन्होंने राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ा था। इसी बीच ईरान से कुछ भारतीय विद्यार्थियों की वीडियो भी सामने आ रही है, जिसमें भारतीय छात्र ईरान की राजधानी में फंसे हुए बता रहे हैं और भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें यहां से निकाल लीजिए। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से हमले को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया था। बाकी आप तो जानते हैं वर्तमान सत्ता ऐसे मामलों में कितना कंफ्यूज होती है। एक तरफ मोदी सरकार फिलिस्तीन को मदद भी पहुंचाती है, राहत सामग्री पहुंचाती है करोड़ों की। दूसरी तरफ भारत में अगर कोई फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी कर दे, नारा लगा दे, पोस्टर लहरा दे, तो ऐसे लोगों पर खतरनाक धाराओं में मुकदमे भी दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। कंफ्यूज सरकार पूरी तरह से चल रही है। विदेश मंत्री का यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों को लेकर एक ट्वीट नजर आया, मगर इस हमले के बारे में कोई निंदा या कोई समर्थन वाला ट्वीट देखने को नहीं मिला। अपना पक्ष रखता हुआ नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी का भी कोई ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल पर देखने को नहीं मिल रहा था। हाँ, चुनाव संबंधी यानी प्रचार सामग्री खूब देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी ईरान में फंसे हुए भारतीय विद्यार्थियों को जल्द से जल्द निकालने की अपील किया है। बाकी देखते जाइए दुनिया के सनकी नेता मानवता का और कितना सत्यानाश करते हैं और ये लड़ाई कहां तक खिंच कर जाती है, कितनी जिंदगियों को समाप्त करती है।